So, hello, my dear students. कैमरा ओपन है. Camera is open now. So please check and tell me, is the voice and video is clear? Yes, please. Voice and video is clear. कैमरा नहीं दिख रहा. नहीं, actually, I opened the camera here. No, okay? No. 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 अब दिखाई दिया. Okay. So the voice and video is clear now? Okay. Fine. Uh, great. So good morning everyone. And after 2 months, 2 महीने के बाद अब हमारी क्लास हो रही है. There was some issues and that's why we thinking that we will take the class, but ultimately the class was not happened. Okay, but now it will be regular. Okay, so अब आपकी जो क्लास है, जो आपका बचा हुआ सिलेबस है, वो हमारा जल्दी ही हम आपका इसका पूरा कर देंगे, जिससे आप लोग अपना सोशियोलॉजी का एक प्रॉपर वे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके और इट विल गिव द बेनिफिट टू यू. और वन मोर थिंग, आपका 157 लेक्चर्स जो हैं वो पहले हो चुके हैं. 157 लेक्चर्स दैट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 90% of your syllabus, only the 10% is remaining. Okay, and this is paper second. The static part will be covered by me, बट जो कॉन्टेम्प्ररी पार्ट है, देखिए पेपर फर्स्ट में तो जो भी आएगा वो सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, बट जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड इज कम्प्लीटली कॉन्टेम्प्ररी. ओके, हाँ कई बार स्टैटिक चीजें आ जाती हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द स्टैटिक थिंग्स, बट कॉन्टेम्प्ररी में ये है कि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. हो सकता है आप जब एग्जाम दे रहे हैं उससे 2 महीने पहले ही कुछ चीजें चेंज हो जाए और वो एग्जाम में आ सकती हैं. आप समझ रहे हैं? तो कॉन्टेम्प्ररी के लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, इन सबको फॉलो करना काफी जरूरी है. और जो सोशियोलॉजी के एडिटोरियल्स हैं इन द हिंदू न्यूज़पेपर, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो सोशियोलॉजी ऑप्शनल, we are doing paper second, chapter third. ओके, चैप्टर थर्ड चल रहा था हम लोगों का. पेपर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड चल रहा था. अच्छा, एक चीज है, ये जो चैप्टर सेकंड था, चैप्टर सेकंड में हम लोगों का टॉपिक था रूरल एंड एग्रेरियन. रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में रूरल स्ट्रक्चर तो देख लिया, इसमें हमने विलेज स्टडी को भी देखा, एम.एन. श्रीनिवास का क्या पर्सपेक्टिव है, ये सारा हम लास्ट क्लास में अच्छे से कर चुके हैं. अब आज की क्लास में हम लोगों को एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर, आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, राइट.
क्योंकि आपके पास काफी टाइम था, 2 महीने का समय था, 2 महीने के समय में आपका सिविल सर्विस भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, और उसके रिजल्ट आए हुए भी पूरा 1 महीना हो चुका है ना। तो नहीं, 1 महीना तो नहीं, खैर हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम लोग इसको रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में रूरल कंप्लीट हो चुका है, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, इसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 कास्ट सिस्टम, ठीक है। और ये जो पेपर है, पेपर सेकंड, ये पूरा का पूरा इंडियन सोशियोलॉजी पर बेस है। इंडियन सोशियोलॉजी का मतलब है कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रोस्पेक्ट पे ही बात करनी है। यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव हम लोग लिखेंगे वो भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो प्लीज पुट द हेडिंग एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। इसे हिंदी में कहते हैं कृषक सामाजिक संरचना। कृषक सामाजिक संरचना, कृषक सामाजिक संरचना, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। गाइस, जब हम एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ और किस प्रकार से एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर आगे एवोल्यूशन के साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन और लैंड रिफॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों को हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वन इज एवोल्यूशन and the second is one is evolution and the second is social agrarian social structure में लैंड रिफॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में लैंड रिफॉर्म कैसे हुआ, ओके। ओके, चलिए सो अब आगे बात करते हैं एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन। अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बात करूं कि भारत में कृषक समाज की संरचना कैसे बनी, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब हम एग्रेरियन की बात करते हैं, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, तो एक्चुअल में हम बात करना चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड होल्डिंग्स किस तरीके से समाज था, ठीक है। तो इसमें लैंड होल्डर्स, जो भू स्वामित्व की बात होती है, और फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, इस पर बात की जाती है। आप लोगों ने हिस्ट्री के पेपर में भी पढ़ा होगा कि जब हम लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो 3 तरीके के लैंड रिफॉर्म थे। एक था जमींदारी सिस्टम, दूसरा था रैयतवारी सिस्टम, और तीसरा था महलवारी सिस्टम। 1947 से पहले अगर आप एग्रीकल्चर के सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से 3 सोशल स्ट्रक्चर, मतलब जो लैंड होल्डिंग थी वो 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो इस तरह से 3 पार्ट्स में बटा था, जमींदारी सिस्टम, सेकंड इज रैयतवारी, थर्ड इज महलवारी। बट 1947 के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बने और गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी कि इस तरह का कोई सा भी स्ट्रक्चर को अपनाया जाए। इसीलिए आप लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप लोग शेड्यूल 9 पढ़ते हैं, और शेड्यूल 9 में स्पेशली इस बात को लिखा गया है कि किसी भी तरीके का जो जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी सिस्टम है उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा।
और पार्ट 9 में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि लैंड से रिलेटेड एक्ट एंड रेगुलेशन बना सकती है, ठीक है। और वन मोर थिंग, एक्ट एंड रेगुलेशन बना तो सकती है, और 1947 के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कुछ ही लोगों के हाथ में थी, तो उसके लिए लैंड एक्ट बनाए गए, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि हाँ भाई, कुछ बीघा जमीन है, ये कोई ले सकता, ये स्वामित्व के पास रहेगी, बाकी जो जमीन है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मतलब पहले जो लैंड कुछ लोगों के हाथ में थी, इतना स्वामित्व लोगों के हाथ में था, ओके, अब जो है वो कुछ के ही हाथ में है। ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड होल्डिंग सिस्टम क्या है? तो ये तो आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा ही है कि किस प्रकार से भू स्वामित्व को दोबारा से विभाजित किया गया, और विभाजित करने का मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट करके लेजिस्लेटिव लॉ बनाना। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव लॉ, तो लैंड सिस्टम, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, टेन्योर सिस्टम में चेंजेस आए, और इसी के साथ साथ लैंड टेन्योर सिस्टम के साथ साथ जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था वो भी हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए, जो कृषक स्वामित्व संरचना वाला है, उसमें बस यही है कि उसे लैंड रिफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जो कि उसने हिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पेपर सेकंड जो है वो कंप्लीटली आपके जीएस फर्स्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ओके, सो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, हाँ, लैंड रिफॉर्म, एवोल्यूशन, इंडियन एग्रेरियन सिस्टम refers the redistribution, the redistribution of land holding system as well as land reform in India, as well as land reform in India, हाँ, भारतीय भारतीय कृषक सामाजिक संरचना का तात्पर्य है भू स्वामित्व का पुनः वितरण, वितरण, भू स्वामित्व का पुनः वितरण करना, मतलब लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से करना। The upper end
the upper and dominant class has holding on land ownership and lower class has barely access over land. That's why land reform was necessary. Land reform was necessary. ओके, तो आप लिख सकते हैं भारत में स्वतंत्रता से पहले पूर्व भूस्वामित्व पर समाज के उच्च वर्ग का ही स्वामित्व था। समाज के उच्च वर्ग का ही स्वामित्व था। वो निम्न वर्ग के पास अंशतः भूस्वामित्व जो कि नाम मात्र ओके के पास अंशतः भूस्वामित्व जो नाम मात्र का था। इसीलिए भारत में स्वतंत्रता पश्चात भू स्वामी इसलिए भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूस्वामी पुनः वितरण व भूमि सुधार आवश्यक था व इसके लिए सरकार व संविधान में प्रावधान व सुनिश्चित कदम उठाए गए। ओके, सो लैंड रिफॉर्म करना उस समय जरूरी था क्योंकि लैंड जो था वो सबसे ज्यादा कुछ ही लोगों के पास थी और जो लोअर सेक्शन के लोग थे उनके पास बहुत ही कम पार्ट था। इसीलिए लैंड रिफॉर्म करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, मेरे को एक्चुअली ये टॉपिक आज ही खत्म कराना था परंतु मैंने 10-15 मिनट से वेट कर रही हूँ बट अभी तक सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं क्योंकि 2 महीने क्लास नहीं हुई तो बच्चों को ये लगा कि पता नहीं अब क्लास होगी कि नहीं होगी, बट बच्चे क्लास होगी और आज से ही क्लास स्टार्टेड हो चुकी हैं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे मौजूद हो तो पढ़ाने में हमें भी मजा आए, इसीलिए मैं अभी के लिए इस मीटिंग को रोक रही हूँ। परंतु कल से जब आप सब लोग आ जाएंगे, टाइम हमारा यही रहेगा 7-7:30 बजे का, तो जब आप सभी बच्चे आ जाएंगे तो रेगुलर आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, और हफ्ते में एक छुट्टी रहा करेगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो
ये क्लास ये बताने का सूचना है कि भैया अब सोशियोलॉजी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको रेगुलर सुबह सुबह आना है, ठीक है। ओके गाइस, सी यू, थैंक यू।